नमस्कार दोस्तों, आज की तारीख है 17 फरवरी 2025 और हम आपके लिए लाए हैं हिमाचल प्रदेश के ताज़ा समाचार। लेकिन पहले एक सवाल, आप हिमाचल के किस खूबसूरत कोने से ये खबरें सुन रहे हैं? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अब थोड़ी सी गंभीरता के साथ, अगर आप हिमाचल के विकास, पर्यटन और सामाजिक क्षेत्र की हर छोटी बड़ी खबर से अपडेट रहना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। समाचार नंबर 1। काले रंग कपड़े, पास में हेलमेट और चप्पल, 2 टुकड़ों में कटा मिला नरकंकाल। समाचार नंबर 2। हिमाचल प्रभारी के बाद अब संगठन के गठन की तैयारी। समाचार नंबर 3। राह में कलहल, सड़क पर दर्दनाक हादसा, खाई में गिरी कार, 2 की मौत। समाचार नंबर 4। नई बसों की खरीद पर फैसला इस दिन, परिवहन निगम ने बुलाई निदेशक मंडल की बैठक, मंजूरी का इंतजार। समाचार नंबर 5। आउटसोर्स भर्ती ट्रांसपोर्ट विंग बंद करें, पर्यटन निगम पर तरुण श्रीधर की रिपोर्ट में सरकार से सिफारिश। समाचार नंबर 6। नशा तस्करी में 13 महीनों में 125 महिलाओं समेत 2880 गिरफ्तार। समाचार नंबर 7। 10 साल में 1.80 लाख पर्यटकों ने निहारा कांगड़ा संग्रहालय, 7000 विदेशियों ने भी जानी विरासत। समाचार नंबर 8। घर घर पानी पहुंचाने को 2000 करोड़ मांगेंगे डिप्टी सीएम। समाचार नंबर 9। हिमाचल में पहली जल्द होगी गेहूं की खरीद, जानिए कब से। समाचार नंबर 10। संस्कृत भाषा का अपमान सहन नहीं, डीएम के नेता दयानिधि के बयान पर संस्कृत शिक्षक परिषद में रोष। समाचार नंबर 1। काले रंग कपड़े, पास में हेलमेट और चप्पल, 2 टुकड़ों में कटा मिला नरकंकाल। पुलिस थाना इंदौरा के अंतर्गत भोगरवा पंचायत के मलाल के साथ लगते पुल के पास 2 टुकड़ों में कटा हुआ नरकंकाल मिला है। प्राप्त जानकारी के अनुसार यह बताया जा रहा है कि पुलिस विभाग को मानव नरकंकाल मिलने की सूचना मिली थी। इस संदर्भ में पुलिस थाना इंदौरा की टीम मौका पर पहुंची व 2 टुकड़ों में कटे इस नरकंकाल को अपने कब्जे में लिया। गली सड़ी अवस्था में पाए गए इस नरकंकाल को पहचाना नहीं जा सकता, जबकि मौका पर पहुंची टीम ने बताया कि फोरेंसिक टीम को बुलाया गया है, जो यह जांच करेगी कि नरकंकाल की हत्या या मारपीट कर शव को झाड़ियों के बीच में तो नहीं फेंका गया है। मौके से गली सड़ी अवस्था में, जिसके कंकाल के ऊपर काले रंग के कपड़े व पास में ही एक हेलमेट व चप्पल भी बरामद की गई है। सब देखकर यह अंदेशा लगाया जा सकता है कि यह शव लगभग 1 महीना पहले का हो सकता है। क्षेत्र में चिट्टे के शौकीनों की मात्रा में भारी इजाफा हुआ है, जिससे यह कयास लगाया जा रहे हैं कि हो सकता है कि चिट्टे की ओवरडोज के चलते कोई युवक मृत्यु का शिकार हुआ हो। इस संदर्भ में डीएसपी इंदौरा संजीव यादव से जब बात की गई तो उन्होंने बताया कि एफएसएल की टीम को बुलाया गया है व पोस्टमार्टम के बाद एक्सपर्ट की राय के बाद ही आगे की कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। समाचार नंबर 2। हिमाचल प्रभारी के बाद अब संगठन के गठन की तैयारी। हिमाचल में कांग्रेस संगठन के गठन की प्रक्रिया अब तेज होने की संभावना है। कांग्रेस के तमाम पदाधिकारी हाईकमान के इशारे का इंतजार कर रहे हैं। हिमाचल प्रभारी राजीव शुक्ला को बदलने के साथ ही अब राज्य में भी बड़े बदलाव होने की संभावना बन गई है। संगठन में ब्लॉक से राज्य स्तर तक बदलाव को लेकर शुरू हुई उठापटक अब सीधे प्रदेशाध्यक्ष के चुनाव की संभावनाएं भी बढ़ा रही हैं। हिमाचल में प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह का कार्यकाल इसी साल खत्म हो रहा है। ऐसे में कांग्रेस का एक धड़ा इस दबाव के साथ भी काम रहा है कि हिमाचल प्रभारी के बाद अब प्रदेशाध्यक्ष का चुनाव हो और उसके बाद ब्लॉक, जिला और प्रदेश में कार्यकारिणी के दूसरे पद भरे जाएं। प्रतिभा सिंह का पद हिमाचल की राजनीति में काफी अहम है। पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के जमाने से होली लॉन्च प्रदेश की राजनीति का गढ़ रहा है। प्रदेश के कई राजनीति फैसले वीरभद्र सिंह के समय में यहीं से होते रहे हैं। इस समय होली लॉन्च प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह और उनके बेटे पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने संभाल रखा है। प्रतिभा सिंह प्रदेशाध्यक्ष के पद से हटती हैं, तो यह कांग्रेस की कई सालों की विरासत को भी तगड़ा झटका लगने जैसा होगा। संगठन के लोगों को सरकार में चाहती हैं प्रतिभा सिंह। अब तक प्रतिभा सिंह मुखर होकर संगठन के लोगों को सरकार में जगह देने की वकालत करती रही हैं। ऐसे में प्रतिभा सिंह प्रदेशाध्यक्ष पद से हटती हैं, तो उन पदाधिकारियों का भविष्य भी संकट में आ जाएगा जो उनकी सिफारिश से अहम पद हासिल करने में कामयाब रहे थे। अभी कांग्रेस संगठन के गठन को लेकर लंबे समय से कवायद चल रही है।
प्रदेश में प्रतिभा सिंह संभाल रही बड़ी जिम्मेदारी। राज्य में इस समय प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह के अलावा कोई भी दूसरा पदाधिकारी नहीं है। हाईकमान ने पहले प्रतिभा सिंह को संगठन के गठन का जिम्मा सौंपा था, लेकिन बाद में इस प्रक्रिया को बदल दिया गया। दिल्ली से हाईकमान ने ऑब्जर्वर तैनात कर संगठन के चुनाव की प्रक्रिया को ब्लॉक स्तर तक जोड़ दिया। मौजूदा समय में ब्लॉक स्तर से आई सिफारिशों को ऑब्जर्वर हाईकमान को सौंप चुके हैं और इनके आधार पर ही आगामी फैसला होने की उम्मीद है। लेकिन पूर्व हिमाचल प्रभारी राजीव शुक्ला की विदाई के साथ ही अब चीजें आसानी से पूरी नहीं होंगी। मुख्यमंत्री सुक्खू दिल्ली जा रहे हैं और वह नवनियुक्त प्रदेश प्रभारी से मुलाकात करेंगे। इसके बाद प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह भी दिल्ली जा सकती हैं। प्रतिभा सिंह की दिल्ली में हिमाचल प्रभारी समेत बड़े नेताओं से मुलाकात होगी और इस मुलाकात के साथ ही कांग्रेस संगठन के गठन पर छाई धुंध भी छंट जाएगी। समाचार नंबर 3। राह में कलहल, सड़क पर दर्दनाक हादसा, खाई में गिरी कार, 2 की मौत। चुरा उपमंडल की ग्राम पंचायत कलहल के संपर्क मार्ग पर शनिवार शाम एक कार के दुर्घटनाग्रस्त होने से इसमें सवार 2 युवकों की मौत हो गई। कार में 2 ही लोग सवार थे। हालांकि परिजनों के आग्रह पर पुलिस ने इस दुर्घटना को लेकर मामला दर्ज नहीं किया है। फिलहाल पुलिस ने परिजनों के बयान दर्ज कर रोजनामचे में रपट डाल दी है। जानकारी के अनुसार शनिवार देर शाम कलहल के नैला संपर्क मार्ग पर एक कार अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी। परिणाम स्वरूप इसमें सवार दोनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। दुर्घटना की सूचना पाते ही पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। इसी बीच हल्का पटवारी भी मौके पर पहुंच गए, जहां मृतकों के परिजनों ने दुर्घटना को लेकर किसी तरह की पुलिसिया कार्रवाई करवाने से इनकार कर दिया। इस पर पुलिस ने परिजनों के बयान दर्ज करने की प्रक्रिया निपटाकर जांच आरंभ कर दी है। तीसा पुलिस थाना के प्रभारी इंस्पेक्टर अशोक कुमार ने बताया कि इस दुर्घटना को लेकर मृतकों के परिजनों ने किसी तरह की पुलिसिया कार्रवाई करवाने से इनकार किया था। इसके चलते परिजनों के बयान दर्ज कर रोजनामचे में रपट डाली गई है। सरकाघाट में पुलिस कर्मचारी लापता, तलाश तेज। सरकाघाट पुलिस थाना हटली में तैनात एमएससी विजय कुमार बीते 15 फरवरी को थाना चेकअप के लिए बलदवाड़ा अस्पताल गए थे, लेकिन वापस नहीं लौटे। जब वह निर्धारित समय पर थाना नहीं पहुंचे, तो उनकी गैरहाजिरी दर्ज कर दी गई। रविवार को विजय कुमार के घर से उनके चाचा प्रीतम सिंह, भाई संजय कुमार, बहन, जीजा और गांव के लोग पुलिस थाना हटली पहुंचे और थाना प्रभारी से इस मामले में बातचीत की। थाना प्रभारी बृजलाल शर्मा ने बताया कि विजय कुमार की तलाश में पुलिस कर्मियों को रवाना कर दिया गया है। साथ ही उनका कॉल डिटेल रिकॉर्ड मंगवाने के लिए लिखा गया है। समाचार नंबर 4। नई बसों की खरीद पर फैसला इस दिन, परिवहन निगम ने बुलाई निदेशक मंडल की बैठक, मंजूरी का इंतजार। हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम के निदेशक मंडल की बैठक अब 22 फरवरी को रख दी गई है। इससे पहले 3 बार यह बैठक टल चुकी है और इस बार उम्मीद है कि निदेशक मंडल की बैठक हो जाएगी, क्योंकि इसके बाद फिर वर्तमान एमडी रोहन चंद ठाकुर दिल्ली चले जाएंगे, जिनके जाने से पहले बसों की खरीद का मामला यहां सुलझ सकता है। निदेशक मंडल ने बसों की खरीद को मंजूरी देनी है, जिसके साथ ही एचआरटीसी में कई नई बसें आनी शुरू हो जाएंगी। एचआरटीसी को सबसे पहले डीजल की 250 बसों की खरीद करनी है, जिसके लिए टेंडर में कुछ नए प्रावधान करने की इजाजत निदेशक मंडल से चाहिए। इसके साथ 24 सुपर डीलक्स लग्जरी बसें भी खरीदी जानी है, जिनके लिए कंपनी का चयन कर लिया गया है। चयनित कंपनी को वर्क ऑर्डर दिया जाना है और वो तभी होगा जब निदेशक मंडल से इसकी अनुमति हासिल होगी। साथ ही साथ अन्य बसों की खरीद के मामले भी इस बैठक में रखे जाने हैं, जिसमें सबसे प्रमुख इलेक्ट्रिक बसों की खरीद और 100 मिनी बसों की खरीद का है। 327 इलेक्ट्रिक बसों की खरीद की जानी है, जो 1 साल से भी लंबे समय से अटकी हुई हैं। इन बसों में पहले चरण में 297 इलेक्ट्रिक बसों की खरीद करने के लिए कंपनी का चयन कर लिया गया, परंतु इसमें भी नेगोशिएशन का मसला चल रहा है। रविवार को एमडी रोहन चंद ठाकुर ने अधिकारियों को बुलाया था और कुछ मसलों पर उनसे बातचीत की है। समाचार नंबर 5। आउटसोर्स भर्ती ट्रांसपोर्ट विंग बंद करें, पर्यटन निगम पर तरुण श्रीधर की रिपोर्ट में सरकार से सिफारिश। हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम पर राज्य सरकार द्वारा बनाई गई तरुण श्रीधर कमेटी की रिपोर्ट में पर्यटन निगम के ट्रांसपोर्ट विंग को बंद करने और स्टाफ में आउटसोर्स भर्ती न करने की सिफारिश की गई है।
यह रिपोर्ट रिटायर अतिरिक्त मुख्य सचिव तरुण श्रीधर ने राज्य सरकार को सौंपी है, जिसका असर अब आगामी वित्त वर्ष से दिखना शुरू हो जाएगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि पर्यटन निगम के लिए मानव संसाधन प्रोफेशनल और कम्पिटेंट होना चाहिए। इसीलिए आउटसोर्स के आधार पर लोग भर्ती करने की प्रथा बंद की जाए और तुरंत स्टाफ का युक्तिकरण किया जाए। सिर्फ प्रोफेशनली क्वालिफाइड कर्मचारी ही अनुबंध या रेगुलर बेसिस पर रखे जाएं। रिपोर्ट में कहा गया है कि पर्यटन निगम का ट्रांसपोर्ट विंग अब तक 36 करोड़ के घाटे में है, इसलिए इसे डिस्पोज ऑफ कर दिया जाना चाहिए। इसी तरह का विचार इंजीनियरिंग विंग पर भी करना जरूरी है। पीटीडीसी एक कंपनी है और इसे कंपनी की तरह ही चलाया जाना चाहिए। इसके साथ ही प्रबंध निदेशक के पद को और मजबूत करने की जरूरत है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पहले कमिश्नर या सेक्रेटरी रैंक के अधिकारी इस पद पर होते थे, लेकिन उसके बाद जूनियर अफसरों की नियुक्ति भी होने लगी। जूनियर अधिकारी भी कम्पिटेंट हैं, लेकिन इन्हें अपनी बात आगे मनवाने के लिए मुश्किल आती है। अपनी रिपोर्ट में तरुण श्रीधर ने कहा है कि होटल रूम टैरिफ पर दोबारा विचार की जरूरत है। पर्यटन निगम को बल्क रूम्स बुकिंग के लिए कोशिश करनी चाहिए। निगम की फ्लैगशिप यूनिट्स के लिए प्रोफेशनल एजेंसी को भी प्रचार के लिए हायर किया जा सकता है। पर्यटन निगम फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करें। पर्यटन निगम के पास अभी करीब 55 होटल हैं। इनमें से अधिकांश में मेजर रिपेयर या अपग्रेडेशन की जरूरत है। रिपोर्ट में ममलेश्वर होटल चिंडी का भी उदाहरण दिया गया है। सिफारिश की गई है कि हर यूनिट द्वारा कमाए गए राजस्व का कुछ प्रतिशत रिपेयर के लिए फिक्स कर दिया जाए। ट्रैवल पोर्टल्स या बुकिंग ऐप से जोड़े जाएं होटल। तरुण श्रीधर की रिपोर्ट कहती है कि आज के प्रतिस्पर्धात्मक दौर में हिमाचल प्रदेश पर्यटन निगम के होटल किसी भी ट्रैवल पोर्टल या ऐप पर नहीं है। इसलिए इस दिशा में जल्दी कदम उठाने की जरूरत है। पर्यटन निगम के मार्केटिंग ऑफिस बहुत कम रेवेन्यू दे रहे हैं, इसलिए यह काम कमीशन आधार पर होना चाहिए। होटल इंडस्ट्री डायनामिक प्राइसिंग मॉडल पर काम करती है, जबकि पर्यटन निगम के होटल में स्टैटिक या फिक्स्ड प्राइस है, जिसके कारण नुकसान हो रहा है। इस मॉडल को बदलने की जरूरत है। हर होटल में सिग्नेचर डिश। कंपटीशन के लिए खाने की लागत पर भी दोबारा विचार करने की सिफारिश की गई है। हर होटल को अपनी एक सिग्नेचर डिश इंट्रोड्यूस करनी चाहिए। पर्यटन निगम के होटल में कमरा बुक करने में डिस्काउंट प्राइस की पूरी शक्तियां यूनिट मैनेजर के पास होनी चाहिए। इससे ऑक्यूपेंसी बढ़ेगी। पर्यटन निगम के स्टाफ में महिला कर्मचारियों की संख्या भी बढ़ानी चाहिए। जिन होटलों में बहुत सा स्पेस बिना प्रयोग के पड़ा है, वहां पर स्टोर, गिफ्ट शॉप, एटीएम इत्यादि करवाए जाने चाहिए। तरुण श्रीधर ने वित्तीय स्थिति को देखते हुए यह सिफारिश भी की है कि राज्य सरकार 5 साल के लिए पर्यटन विकास निगम को सॉफ्ट लोन दे। इसकी रीपेमेंट को हिमाचल भवन और हिमाचल सदन के खर्चों में भी एडजस्ट किया जा सकता है। समाचार नंबर 6। नशा तस्करी में 13 महीनों में 125 महिलाओं समेत 2880 गिरफ्तार। प्रदेश में वर्ष 2024 और जनवरी 2025 तक एनडीएसपी के मामलों में 125 महिलाओं समेत 2880 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने प्रदेश भर में नशा तस्करों पर शिकंजा कस दिया है। पुलिस ने एनडीपीएस के 1943 मामले दर्ज किए हैं। एनडीपीएस के इन मामलों में चिट्टे के 947, चरस के 690 और अफीम के 59 मामले दर्ज किए हैं। पुलिस की जांच में खुलासा हुआ है कि प्रदेश में चिट्टे और चूरा पोस्त की खेप बाहरी राज्यों से आ रही है, जबकि चरस की खेप हिमाचल से बाहरी राज्यों में पहुंच रही है। वर्ष 2024 में प्रदेश में एनडीपीएस के 1714 मामले दर्ज किए गए हैं, जिसमें 371.003 किलोग्राम चरस, 36.256 किलोग्राम अफीम, 11.026 किलोग्राम हेरोइन, 684.58 किलोग्राम पोस्ता भूसा, 33.71 किलोग्राम गांजा, 5.210 ग्राम कोकेन, 35,682 प्रतिबंधित गोलियां, 48 बोतल सिरप और 18,991 प्रतिबंधित कैप्सूल जब्त किए गए हैं। पुलिस ने एनडीपीएस के इन मामलों में 112 महिलाओं, 2 विदेशी सहित 2,515 लोगों को गिरफ्तार किया है।
इसके अलावा 31 जनवरी 2025 तक प्रदेश में 229 मामले दर्ज किए गए हैं, जिसमें 36.597 किलोग्राम चरस, 1.610 किलोग्राम अफीम, 1.671 किलोग्राम हेरोइन, 5.181 किलोग्राम पोस्ता भूसा, 2.026 किलोग्राम गांजा, 20 प्रतिबंधित गोलियां, 1 बोतल सिरप और 592 प्रतिबंधित कैप्सूल जब्त किए हैं। इन मामलों में 13 महिलाओं सहित 365 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। एचडीएम जेल से रिहा अपराधियों पर भी पुलिस की नजर। डीजीपी स्टेट सीआईडी संजीव रंजन ओझा का कहना है कि प्रदेश के पुलिस थानों में एनडीपीएस के मामलों में संलिप्त अपराधियों की निगरानी के लिए एक अलग रजिस्टर भी तैयार किया गया है। जो भी अपराधी जेलों से सजा काटकर बाहर आते हैं, उन पर भी निगरानी रखी जाती है। पुलिस ने ड्रग फ्री हिमाचल मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है। इस एप्लीकेशन को राज्य में नशीले पदार्थों की अवैध तस्करी, बिक्री और उपयोग को नियंत्रित करने के लिए तैयार किया गया है। टोल फ्री नंबर पर दे सूचना। प्रदेश में एक टोल फ्री नशा निवारण हेल्पलाइन नंबर 1908 लॉन्च किया गया है। इस हेल्पलाइन का मुख्य उद्देश्य आम जनता को उनकी पहचान बताए बिना ड्रग ट्रैफिकर्स और पेडलर्स पर जानकारी साझा करने के लिए प्रोत्साहित करना है। समाचार नंबर 7। 10 साल में 1.80 लाख पर्यटकों ने निहारा कांगड़ा संग्रहालय, 7,000 विदेशियों ने भी जानी विरासत। कांगड़ा कला संग्रहालय धर्मशाला में पिछले 10 सालों की तुलना में वर्ष 2024 में विदेशी व अन्य पर्यटकों की आमद में इजाफा हुआ है। कांगड़ा कला संग्रहालय धर्मशाला में 2015 के बाद 2024 में पर्यटकों की आमद बढ़ी है। पिछले 2015 से लेकर 2024 तक 10 साल में कुल 6,694 विदेशियों सहित 1,73,436 पर्यटकों ने कांगड़ा कला संग्रहालय धर्मशाला का भ्रमण किया। विदेशी पर्यटकों की आमद में इस साल 25% की वृद्धि दर्ज की गई है। हिमाचल प्रदेश की प्राचीन ऐतिहासिक इतिहास, धरोहरों व संस्कृति को जानने के लिए देश भर सहित विदेशों के पर्यटक भी खूब दिलचस्पी दिखा रहे हैं। कांगड़ा संग्रहालय में हिमाचल की ऐतिहासिक धरोहरों, संस्कृति के परिचायक सामग्री, धातुएं, आभूषण व इतिहास की महत्वपूर्ण जानकारी संजोई गई है, जो कि पर्यटकों के लिए मुख्य आकर्षण का केंद्र है। इसके अलावा विदेशी पर्यटकों को लुभाने में कांगड़ा में फल फूल रही तिब्बती संस्कृति अहम भूमिका निभा रही है। देश विदेश से पर्यटक धर्मशाला व भागसुनाग सहित कांगड़ा घाटी के प्रसिद्ध शक्तिपीठों एवं मंदिरों में दर्शन करने के लिए पहुँचते हैं। मकलोडगंज में दलाई लामा की शिक्षाओं में भाग लेने के लिए भी पहुंच रहे हैं। इसके अलावा धौलाधार की तलहटी में बने धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम दुनिया के सबसे खूबसूरत क्रिकेट स्टेडियम में शुमार किया जाता है, जिसे देखने दुनिया भर से लोग आते हैं। बीड़ बिलिंग, धर्मशाला की इंद्रुनाग व नरवाना साइट में पैराग्लाइडिंग का लुत्फ भी पर्यटक खूब उठाते हैं। कांगड़ा कला संग्रहालय धर्मशाला में पिछले 10 सालों की तुलना में वर्ष 2024 में पर्यटकों की आमद में इजाफा हुआ है। वर्ष 2024 में 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक कांगड़ा कला संग्रहालय में वर्ष भर में 30,000 पर्यटक पहुंचे हैं। इसमें 964 विदेशी पर्यटकों ने संग्रहालय में लगी प्रदर्शनियों और पुरातत्व अभिलेखों को देखा है और 28,592 भारतीय पर्यटक और 363 स्कूली बच्चों ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई है। वहीं वर्ष 2023 में 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक कांगड़ा कला संग्रहालय में वर्ष भर में 21,441 पर्यटक पहुंचे हैं। इसमें 693 विदेशी, 20,282 भारतीय पर्यटक और 466 स्कूली बच्चों ने कांगड़ा कला संग्रहालय का भ्रमण किया। वर्ष 2022 में कुल 16,636 पर्यटक पहुंचे थे। इसमें 193 विदेशी, 167 स्कूल बच्चे और 16,276 भारतीय पर्यटक आए थे, जबकि वर्ष 2021 में 12,548 पर्यटक आए थे। इसमें 23 विदेशी, 12,047 भारतीय और 478 बच्चे शामिल हैं। वर्ष 2020 में 565 पर्यटक आए थे। इसमें 29 विदेशी, 490 भारतीय और 46 बच्चे थे। वर्ष 2019 में 20,580 पर्यटक आए थे। इसमें 606 विदेशी, 16,510 भारतीय और 3,464 बच्चे थे। वर्ष 2018 में 17,092 पर्यटक आए थे। इसमें 726 विदेशी, 12,837 भारतीय और 3,529 बच्चे थे।
वर्ष 2017 में 14,657 पर्यटक आए थे। इसमें 841 विदेशी, 12006 भारतीय और 1,810 बच्चे थे। वर्ष 2016 में 13,609 पर्यटक आए थे। इसमें 939 विदेशी, 11,940 भारतीय और 730 बच्चे थे। वर्ष 2015 में 11,601 पर्यटक आए थे। इसमें 719 विदेशी, 10,036 भारतीय और 846 बच्चे थे। पिछले 10 सालों में कांगड़ा संग्रहालय में हर साल पर्यटकों की संख्या बढ़ रही है। कांगड़ा के पर्यटक स्थलों में बढ़ा आंकड़ा। कांगड़ा संग्रहालय की इंचार्ज ऋतु मलकोटिया ने बताया कि कांगड़ा कला संग्रहालय धर्मशाला में पिछले कुछ सालों की तुलना में वर्ष 2024 में पर्यटकों की आमद बढ़ी है। उन्होंने बताया कि विदेशी पर्यटकों की आमद में इस वर्ष 25% वृद्धि दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पर इस वर्ष पर्यटकों का आंकड़ा बढ़ेगा। समाचार नंबर 8। घर घर पानी पहुंचाने को 2000 करोड़ मांगेंगे डिप्टी सीएम। हिमाचल सरकार राज्य में जल जीवन मिशन के तहत बन रही योजनाओं को पूरा करने के लिए 2000 करोड़ रुपए की मांग करेगी। भारत सरकार की जल शक्ति मंत्रालय ने राजस्थान के उदयपुर में 18 और 19 फरवरी को नेशनल कॉन्फ्रेंस बुलाई है। इसे वाटर विजन 2047 का नाम दिया गया है। इसमें सभी राज्यों के जल शक्ति मंत्रियों को बुलाया गया है। हिमाचल सरकार की तरफ से जल शक्ति मंत्री एवं डिप्टी चीफ मिनिस्टर मुकेश अग्निहोत्री इस कॉन्फ्रेंस में जाएंगे। केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन की अवधि को 2028 तक बढ़ा दिया है। मुकेश अग्निहोत्री का कहना है कि राज्य में 100% घरों को पेयजल कनेक्शन से जोड़े के लिए बन रही योजनाओं को पूरा करना जरूरी है। भारत सरकार ने जल जीवन मिशन को 2019 में शुरू किया था। इसके साथ ही हिमाचल के कुल घरों का सर्वे किया गया था और उसमें यह संख्या 17,08,000 से ज्यादा दर्ज की गई थी। मिशन के तहत बिलासपुर में 1,00,451, चंबा में 1,2,1,658, हमीरपुर में 1,1,2,534, किन्नौर में 22,763, कुल्लू में 1,1,3,905, मंडी में 3,08,119, शिमला में 1,7,2,226, सोलन में 1,1,3,519, कांगड़ा में 4,0,0,102, लाहौल स्पीति में 7,284 और सिरमौर में 1,2,1,917 घर व ऊना में 1,1,4,209 घरों में नल लगाने का लक्ष्य तय किया गया था, लेकिन इस काम को पूरा करने के लिए बजट नहीं आ रहा है। राज्य सरकार द्वारा बार बार कहने के बाद बीते साल सितंबर में जल जीवन मिशन में 137.47 करोड़ की किस्त जारी की थी। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत भी पैसा समय पर नहीं आ रहा है। ये सभी बातें कॉन्फ्रेंस में उठाई जाएंगी। समाचार नंबर 10। संस्कृत भाषा का अपमान सहन नहीं, डीएम के नेता दयानिधि के बयान पर संस्कृत शिक्षक परिषद में रोष। हिमाचल राजकीय संस्कृत शिक्षक परिषद द्वारा संसद में डीएम के नेता दयानिधि मारन द्वारा संस्कृत भाषा के विरुद्ध दिए गए घिनौने और अपमानजनक बयान की कड़ी निंदा की है। हिमाचल राजकीय संस्कृत शिक्षक परिषद के प्रदेशाध्यक्ष डा मनोज शैल, प्रदेश महासचिव डा अमित शर्मा, वित्त सचिव सोहन लाल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष डा सुशील शर्मा, उपाध्यक्ष डा जंगछुब नेगी, रजनीश कुमार, राकेश कुमार, शांता कुमार, महिला संयोजिका अर्चना शर्मा, हमीरपुर के अध्यक्ष नरेश मलोटिया, सोलन के डा कमलकांत गौतम, कांगड़ा के डा अमनदीप शर्मा, ऊना के बलवीर चंद, मंडी के लोकपाल, सिरमौर के अध्यक्ष वेद पराशर, शिमला के अध्यक्ष संजय शर्मा, बिलासपुर के राजेंद्र शर्मा, कुल्लू के हेमलाल, चंबा के अमर सेन, लाहुल के सुरेश बोध एवं किन्नौर के अध्यक्ष फुनचोक नेगी ने कहा कि संस्कृत भारत की ज्ञान परंपरा की आत्मा है और इस भाषा का विरोध करना भारतीय संस्कृति, परंपरा एवं सभ्यता पर हमला करने के समान है। संस्कृत न केवल भारत की प्राचीनतम भाषा है, बल्कि वैश्विक स्तर पर ज्ञान, विज्ञान, चिकित्सा, गणित, दर्शन, योग, आयुर्वेद, तकनीकी और साहित्य की आधारशिला रही है। ऐसे में संसद में इस भाषा के विरुद्ध अनर्गल टिप्पणी करना भारतीय अस्मिता और सांस्कृतिक धरोहर का घोर अपमान है। उन्होंने सरकार से मांग की कि संस्कृत भाषा का अनादर करने वाले लोगों के विरुद्ध उचित कार्रवाई की जाए और भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए ठोस नीतियां बनाई जाएं। हम अपने राज्य के विकास में योगदान देने में गर्व महसूस करते हैं और हमें उम्मीद है आने वाले दिनों में हमें और भी अच्छी खबरें मिलेंगी।
इन खबरों को अधिक लोगों तक पहुंचने के लिए कृपया हमारा कंटेंट शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए हमें फॉलो करें। अपने विचारों को कमेंट में शेयर करना ना भूलें। आपका सहयोग हमें और भी बेहतर काम करने में मदद करेगा। धन्यवाद।